नमस्कार। देश में इस समय बिजली का गंभीर संकट है और ये संकट रोज गहराता जा रहा है। तात्कालिक कारण बताया जा रहा है कि कोयले की कमी की वजह से बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। बहुत से जो बिजली घर हैं वो बंद भी हो रहे हैं। ये समस्या कितनी गंभीर है और इसका वास्तविक कारण क्या है? आज हम इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हिंदुस्तान में बिजली इंजीनियरों के राष्ट्रीय नेता शैलेंद्र दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार कुमार भवेश चंद्र जी। सबसे पहले तो शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम जी, में। जी, और नमस्कार। ये बताएं कि वास्तव में संकट कितना गंभीर है बिजली की उपलब्धता का इस समय। बिजली की उपलब्धता का संकट तो बहुत गंभीर है रामदत्त जी। वह इस दृष्टि से गंभीर है कि देश के करीब 15-16 प्रांतों में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे से 17 घंटे 18 घंटे तक की कटौती हो रही है। उत्तर प्रदेश में ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो शेड्यूल है 18 घंटे बिजली देने का है, लेकिन जो आंकड़े हैं यहाँ पर हेडक्वार्टर के, वह 9 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो ये यहाँ से है, कुछ लोकल फॉल्ट भी होती है। तो बिजली की आपूर्ति और बिजली की मांग में अंतर है। और कल पूरे देश के पैमाने पर 2,07,000 मेगावाट तक बिजली की डिमांड मीट की गई है। और ये उम्मीद की जा रही है कि मई के महीने में यह बिजली की मांग पूरे देश के पैमाने पर 2,15,000 मेगावाट से 2,20,000 मेगावाट तक जाने वाली है। अब एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कोल की ओर से यह लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष यानी वर्ष 2021 और वर्ष 2020 के अप्रैल से तुलना करना बिल्कुल बेईमानी है, गलत है। 2020 के अप्रैल में टोटल लॉकडाउन था और 2021 के अप्रैल में भी लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां थी और पैंडेमिक की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग मर रहे थे। तो कारोबार बंद थे, इंडस्ट्रीज बंद थी, कमर्शियल एक्टिविटीज लगभग ठप थी। तो बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो यहीं पर होती है। तो एक तो हर वर्ष बिजली की मांग बढ़ती है, दूसरी यह तुलना पिछले 2 वर्षों से करना यह उचित नहीं है। तो बिजली की मांग बढ़ी हुई है और इस कारण से भी बढ़ी हुई है क्योंकि अप्रैल के महीने में इतना टेम्परेचर कभी नहीं गया, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी अप्रैल के महीने में। तो एसी हर जिसके पास एसी है वह एसी का इस्तेमाल कर रहा है, एसी को यूज़ कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 23,000 मेगावाट बिजली की मांग अप्रैल के महीने में पहुंच गई है। अप्रैल के महीने में 23,000 मेगावाट मांग इसके पहले कभी नहीं पहुंची। तो बिजली की मांग बढ़ी हुई है और उस मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कमी है। कोयले की कितनी कमी है? एक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक टेक्निकल टर्म है। वह टर्म यह कहता है नॉर्मेटिव कोल स्टॉक, यानी एक मापदंड है कि इतना कोयला थर्मल पावर स्टेशन में होना चाहिए। तो जो थर्मल पावर स्टेशन कोयला खदान के मुहाने पर है, वहाँ मेरी गो राउंड सिस्टम है। ट्रेन में कोयला आता है और गोल गोल पटरियाँ बनी हुई हैं और जब उन पटरियों के ऊपर ट्रेन आ जाती है तो नीचे से डिब्बा खुल जाता है और अनलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा कोयला गिर जाता है। लेकिन ये वही संभव है जो कोयला खदान से सीधे ट्रेन आई, गोल गोल घूमी और उसने कोयला गिरा दिया। तो जो कोल फिटेड पर पावर प्लांट है वहाँ का नॉर्मेटिव स्टॉक होना चाहिए 17 दिन का, और जो कोल फिटेड से दूर है थर्मल पावर स्टेशन वहाँ का नॉर्मेटिव स्टॉक होना चाहिए 26 दिन का। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का मापदंड है। यह संकट 6 महीने में दूसरी बार खड़ा हुआ है। सितंबर के अंत में और अक्टूबर के प्रारंभ में बहुत भीषण संकट था कोयले का इसी प्रकार से। तब यह तर्क दिया गया था कि बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है सितंबर के एंड में, तो ठीक है, वर्षा का कुछ प्रभाव था, लेकिन भारत में जो कोल माइंस हैं वह ओपन कास्ट कोल माइन है। ओपन कास्ट का मतलब खुली हुई खदानें हैं, उनमें पानी इकट्ठा नहीं होता, वो जमीन के अंदर वाली 5% से ज़्यादा नहीं।
तो ओपन कास्ट कोल माइन में पिछले साल गड़बड़ ये हुई थी कि मई के और जून के महीने में जब यह स्टॉक कोयले का कर लिया जाता है मानसून के लिए, मानसून में कोयले की दिक्कत होती है, कोयला गीला हो जाता है, उस नाते भी दिक्कत होती है। तो पिछले वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में बहुत मौत हो रही थी पैंडेमिक की वजह से, तो उस समय निश्चित रूप से कार्य बाधित हुआ होगा। लेकिन अभी जो स्टॉक किया जा रहा था कोयले का, देखिए बिजली की डिमांड जाड़े में कम हो जाती है, जनवरी के मिडिल के बाद से कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हीटर का लोड नहीं होता और सुहाना मौसम होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो स्टॉक कर लेना चाहिए था मिडिल ऑफ जनवरी के 20 से और मार्च तक, फिर हम उसमें विफल रहे हैं। देश में 173 ताप बिजली घर, 173 ताप बिजली घरों में 155 ताप बिजली घर डोमेस्टिक कोयले से चलते हैं, इंडिजीनियस कोल से, और 18 ताप बिजली घर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेड कोल से चलते हैं। उन 155 ताप बिजली घरों में जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट है आज की, उसके हिसाब से 113 ताप बिजली घरों में जो कोल का नॉर्मेटिव स्टॉक है वह क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच गया है। क्रिटिकल कहते हैं जब स्टॉक 25% के नीचे चला गया, तो 25% के नीचे स्टॉक चला गया। कई जगहों पर करीब 20 थर्मल पावर स्टेशन में 0 से 5% के बीच में स्टॉक है, और करीब 30 पावर स्टेशन में 6 से 10% के बीच में कोल स्टॉक है। तो ये अलार्मिंग पोजीशन है। आज तो ये अलार्मिंग पोजीशन है शैलेंद्र जी, आपने बताया। तो ये सबको पता है और स्टॉक कोई छिपा नहीं होता, सबको रोज का स्टॉक पता होता है। तो सवाल यह है कि ये स्थिति आने क्यों दी गई? इसकी जिम्मेदारी देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इसकी जिम्मेदारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इम्पॉर्टेंट की मिनिस्ट्रीज, पहली तो वह मैं कहूँगा जो है कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब दिलचस्प बात यह है रामदत्त जी कि पावर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, कोई लेने वाला नहीं। यह सत्य नहीं है। बिजली की कटौती हो रही है, भारी कटौती हो रही है। दूसरा, कोल मिनिस्टर कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कोयले का उत्पादन बढ़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले वर्ष की तुलना में ना बिजली, पिछले वर्ष की तुलना में ना कोयला, हाँ, उसकी तुलना करना गलत है। गलत है। सामान्य परिस्थितियां नहीं थी पिछले 2 वर्षों में, इन महीनों में उद्योग धंधे सब बंद थे। और रेल मंत्री कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में 111 मिलियन टन ज्यादा कोयले का हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है। लेकिन जो एंड रिजल्ट है वह यह है, मैंने आपको बता दिया कि 113 ताप बिजली घरों में क्रिटिकल पोजीशन हो गई है स्टॉक की। कई भवेश जी, आप बिजली सेक्टर को बहुत गहराई से मॉनिटर करते हैं, आप उसका अध्ययन करते रहते हैं, जानकार हैं आप उसके, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है कि ये केवल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से कोयले का संकट है या कोई और वजह? कोऑर्डिनेशन के लिए ही तो भाई पीएमओ होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। अगर मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इसीलिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ है, और किसी को चिंता ही नहीं है कि मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है। तो ये आपको क्या लगता है भवेश जी? बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में शैलेंद्र जी ने बताया कि जो व्यवस्थागत दिक्कतें हैं, लेकिन आप जब बिजली की बात करते हैं तो बिजली एक ऐसा आइटम है जो जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और डोमेस्टिक पावर भी चाहिए और इंडस्ट्रियल पावर भी चाहिए, और सबकी डिमांड बढ़ रही है। और इसके बारे में अगर हमें सतत बिजली आपूर्ति करना है तो एक प्लानिंग चाहिए होता है, एक फोरसाइट चाहिए होता है। हम जब राजनीतिक रूप से देखते हैं बिजली के बारे में, जब नेताओं की बात सुनते हैं, अभी चुनाव था उत्तर प्रदेश में भी 5 राज्यों में, कितने राज्यों में आपने देखा होगा कि फ्री बिजली की बात हो रही थी, सभी पार्टियां आके और सत्ता में कह रही थी कि हम फ्री बिजली दे दें। और हम लोग मई अभी आया नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश में जो अभी मुख्यमंत्री है तो कह रहे थे कि मई जून में हम यहाँ पे शिमला ला देते हैं। तो हम तो स्थिति पैदा हो गई है, बिजली नहीं है, तो पता नहीं अगले महीने, कल से जब मई शुरू हो जाएगा, शिमला लाने की कोशिश वो करेंगे। प्लानिंग इसमें जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो आखिरी बात उन्होंने दुबे जी ने कही कि
कोल का क्राइसिस है, ये कोई नया नहीं है। कोल के बारे में है कि हमें धीरे-धीरे कोल आधारित बिजली व्यवस्था से निकल के किसी और अल्टरनेट बिजली व्यवस्था की ओर बढ़ना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसी के लिए जाने जाते हैं। गुजरात में उन्होंने एक नया मॉडल खड़ा किया कि वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर वहाँ बहुत काम हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो किसी दूसरे कामों में लग गए हैं। अब बिजली उनकी प्राथमिकता नहीं है, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि सरकार जो है पावर को लेकर, मतलब बिजली को लेकर, पावर सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिजली को लेकर बातें बहुत करती है, लेकिन बिजली को लेकर काम बहुत ही कम हुआ है। और जो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन इतना लचर है जिसका नतीजा इस वक्त हम लोग सब भुगत रहे हैं। और इंडस्ट्री, गुजरात में खबर ये आ रही है कि गुजरात में इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए कहा गया है कि कुछ दिन शट डाउन कर लीजिए ताकि रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो हम कहाँ पहुंच गए, और ये योजनाओं की वजह से भवेश जी देखिए, भवेश जी, सौर ऊर्जा में जाना, पवन ऊर्जा में जाना, रिन्यूएबल एनर्जी में जाना, वो धीरे धीरे का एक लंबा टाइम है। दूसरा, आज इमरजेंसी की वजह से आप कहें कि भाई दफ्तर का टाइम बदल लीजिए, सुबह 2 बजे तक कर लीजिए, बड़े बड़े मॉल बाजार का टाइम आप घटा दीजिए, 6 बजे तक कर लीजिए, 7 बजे, तो वो एक अलग बात है। मेरा सिंपल सवाल है शैलेंद्र जी आपसे फिर से कि कोयला चाहिए, ये सबको पता है, और कोयला अगर स्टॉक कम होता जा रहा है तो ये भी सबको पता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि साहब कोयला का इतना बड़ा संकट, कोयला की कमी है, ताकि विदेशी कोयला जो आयात करने वाली कुछ मोनोपोली कंपनियां हैं उनको मौका मिले और विदेशी कोयला इस बहाने लाया जाए? देखिए, इसमें यह पक्ष भी है, मैं सीधे सीधे इसको किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे कैपेसिटी है, अभी इसको भी मैं क्लियर कर दूँ, 3,99,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है देश में, इसमें बिजली की, और बिजली की अधिकतम मांग कल गई है 2,07,000 मेगावाट। यानी जो उत्पादन क्षमता है उसकी आधी भी मांग नहीं है, यह लगभग आधी मांग है, लगभग आधी मांग है। लेकिन इस 3,99,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में 1,10,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी की है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस की एनर्जी है। इसमें सोलर एनर्जी से तभी बिजली हम ले सकते हैं जब सूरज निकला हो। विंड एनर्जी तभी हमें मिलती है जब कोस्टल एरिया में तेज हवाएं चल रही हैं। और स्टोरेज का सिस्टम इतना महंगा है कि अभी उसमें पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है, वो अभी वायबल मीडिया नहीं है। तो 2,89,000 मेगावाट की कैपेसिटी ऐसी है जो थर्मल की है, हाइडल की है या न्यूक्लियर की है। कितना दुर्भाग्य है जब आज इतनी क्राइसिस है, 1/4 मेगावाट क्षमता की इकाइयां देश में बंद हैं। 72,000 मेगावाट क्षमता के बिजली घर बंद पड़े हैं देश के अंदर। इसमें 20,000 मेगावाट क्षमता के ऐसे बिजली घर हैं जो गैस के बिजली घर बनाए थे, गैस से जहाँ बिजली पैदा होती, गैस की उपलब्धता नहीं है, वह बिजली घर ठप है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि 18,000 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली घर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेड कोल पर डिज़ाइन किए गए थे। यह ज़्यादातर कोस्टल एरिया में है, जैसे मुंद्रा एक जगह है गुजरात में। इस 18,000 मेगावाट में से लगभग 40% उत्पादन, 8,000 मेगावाट का उत्पादन अकेले एक जगह होता है, मुंद्रा में, कच्छ में है मुंद्रा। वहाँ 4,000 ये अडानी या टाटा के जो पावर हाउस है, आज जब बिजली की क्राइसिस है और इम्पोर्टेड कोल पे ही वो बने थे उसके लिए, और वहाँ समुद्र के करीब है, तो वो क्यों नहीं चलाए जा रहे? सरकार क्यों नहीं दबाव डालती की? मैं आ रहा हूँ, मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। 4,000 मेगावाट का मुंद्रा में टाटा का बिजली घर है और 4,000 मेगावाट का अदानी का बिजली घर है, और इससे 5 प्रांतों को बिजली का पावर परचेज एग्रीमेंट है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, और 3 प्रांत उत्तरी भारत के हैं, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान है। तो इन्होंने भी अपने बिजली घरों को, चूंकि यूक्रेन के और रसिया के युद्ध की वजह से इम्पोर्टेड कोल की कीमतें $200 प्रति टन से ऊपर निकल गई हैं, तो इन्होंने भी बंद कर दिया है और ब्लैकमेल कर रहे हैं। कह रहे हैं पोस्ट बिडिंग आप जो फ्यूल की कीमत बढ़ गई है उसका को पास ओवर करेंगे आपके ऊपर, आप ज़्यादा कीमत दीजिए तो हम बिजली घर चलाएंगे। एक नियम है, मैं समझाने के लिए दर्शकों को बता दूं, नियम यह है कि किसी भी कारण से अगर जनरेटर अपना बिजली घर नहीं चलाता है
तब भी बिजली वितरण कंपनी को उसको भुगतान करना पड़ता है। 2 एलिमेंट होते हैं बिजली की, एक फिक्स चार्ज होता है, एक वेरिएबल चार्ज होता है। जी तो उनका कोई नुकसान नहीं है, वह प्लांट अपना बंद किए बैठे हैं और बिना 1 यूनिट बिजली लिए वितरण कंपनियां उनको भुगतान कर रही हैं। हरियाणा में झगड़ा हो रहा है, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में विपक्ष की गवर्नमेंट नहीं है। और हरियाणा को बिजली देने से 25 साल का एग्रीमेंट था कि 3 रुपये 28 पैसे में बिजली देंगे। अदानी ने बिजली देने से मना कर दिया। मैंने अभी परसों उस पर केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र लिखा है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह तो ब्लैकमेलिंग हो रही है क्राइसिस के दौरान। तो 20,000 मेगावाट के बिजली घर बंद है, गैस नहीं है। 18,000 मेगावाट के बिजली घर बंद है, ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को जो है। करीब 10,000 मेगावाट के बिजली घर मेंटेनेंस की वजह से बंद है, बाकी कोयले की वजह से बंद है। नहीं तो भवेश जी, मेरा एक इसमें ये सवाल है कि ये जो जानबूझ के बंद कर रखा है अडानी ने और टाटा ने या बिजली घरों के इन लोगों ने, ताकि ब्लैकमेल करें और दाम बढ़वाएं, तो क्या सरकार को इन बिजली घरों का नेशनलाइजेशन करके और टेक ओवर नहीं कर लेना चाहिए और उनको अपनी कंपनियों से चलवाएं? अगर ये इतनी देखिए, क्राइसिस है देश में तो क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए पावर परचेज एग्रीमेंट में ये भी एक होता है कि राज्यों का जो बिल है वो टाइम पे जमा होना चाहिए, लेकिन अब देखिए कि डिस्कॉम का जो नहीं बकाया है। नहीं चला नहीं रहे ना। मैं अभी सवाल ठीक ये है। है कि बिजली का जानबूझ के नहीं मैं चला रहे हैं, तो मैं क्या एक इनका एक टेक ओवर नहीं करना चाहिए? नहीं, रामदत्त जी केवल 1 मिनट के लिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। नेशनल इमरजेंसी है जी। केवल केवल 1 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने यह कल बयान दिया है और केंद्रीय विद्युत मंत्री कह रहे हैं क्राइसिस पेमेंट की है, क्राइसिस किसी चीज की नहीं है। मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। जी वह कह रहे हैं कि 1,23,000 करोड़ रुपए विद्युत वितरण कंपनियों को उनको जनरेटर्स को देना है, जिनसे बिजली खरीदती है विद्युत वितरण कंपनियां। तो 1,23,000 करोड़ रुपए का भुगतान बिजली वितरण कंपनियों को जनरेटर्स को देना है। उन्होंने उनका पेमेंट नहीं किया है। बिजली जो जनरेशन कंपनियां हैं उनको कोल इंडिया को पैसा देना है, उन्होंने उनका पेमेंट नहीं किया है। मैं केवल एक उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को 11,825 करोड़ रुपए जो बिजली खरीदते हैं बाहर से जनरेटर से, उनका भुगतान करना है। ये बकाया है जी 11,825 करोड़ रुपए। दूसरी ओर जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वह 20,940 करोड़ रुपए की बकाया है, जो गवर्नमेंट ने वितरण कंपनियों को नहीं दिया। तीसरा तो फैक्ट ये भावेश है तीसरा भावेश जी, फैक्ट ये है नहीं, रामदत्त जी एक और सुन लीजिए। ठीक जो है, सही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिजली जलाते हैं, सरकारी विभाग, उनका जी बकाया है 10,347 करोड़ का। यही तस्वीर पूरे देश की है। यानी विद्युत वितरण कंपनियों को सरकार से लेना है 32,000 करोड़ रुपए और जनरेशन कंपनियों को देना है 12,000 करोड़ रुपए। तो ये तस्वीर तो सारे देश की है। एक लाख भवेश जी, तेईस हजार करोड़ रुपए। तो ये मेस जो है ये भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और ये मेस भी गवर्नमेंट का क्रिएट किया हुआ है। भवेश जी, ये तो टोटल गवर्नेंस का इशू है ना फिर तो। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना कि आप जब कंज्यूमर हैं, आप देखिए हमारा अगर 1 महीना हम बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो हमें मालूम है कि इतने तारीख को काटने आएंगे बिजली वाले। लेकिन आप देखिए कि कैसे बैकलॉग रहता है। तो बिजली के धंधे में जो ये काम है, ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा? ये पॉलिटिकल सिस्टम लाएगा। और पॉलिटिकल सिस्टम ने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है। इसको इसको एक मैनेजरियल तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जाता है। जो एक होता है कि सिस्टम होता है, अगर सिस्टम को आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें अपने पॉइंट पे होनी चाहिए। जैसे बिजली पैदा करना है, बिजली को यूज़र तक पहुंचाना है, तो जिसका जो लग रहा है उसको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये सिस्टम पेमेंट का भी है। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन का जो इशू कह रहे हैं कि दुबे जी, वो कोऑर्डिनेशन बड़ा इशू है भाई। आप उसको क्यों नहीं, आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटर करने वाले लोग क्यों नहीं इसके लिए दोषी हैं? वो उन्हीं की वजह से आज ये क्राइसिस है, क्योंकि उन्होंने एक तो असेसमेंट नहीं किया है कि चीज़ों को कि कैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी और उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें अभी अभी बात हो रही है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करके और रैक से कोयला ढोया जाए। तो ये तो मालूम था ना कि ये तो बात पहले से चल रही थी कि इस बार गर्मी भी बहुत पड़ेगी, क्योंकि सर्दी पड़ी थी तो गर्मी भी होगी। तो सारा जब सिस्टम आपके पास है, सारी टेक्नोलॉजी है, जब आप मौसम के बारे में अनुमान कर लेते हैं, और वैसे भी एक जनरल आइडिया भी होता है कि भाई मई जून में
रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है पावर की, उसके हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके हिसाब से सारा सिस्टम बनना चाहिए। तो जो लोग बैठे हैं सत्ता में, जो लोग इसको प्लानिंग से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसके दोषी हैं, और आम पब्लिक तो सफ़र कर रही है। हम और आप और इंडस्ट्री और पूरा देश सफ़र कर रहा है। सिर्फ देखिए, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है, 2 घंटे हम गर्मी में रहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इससे हमारा विकास थम जाता है, इससे हमारा विकास रुक जाता है। जो इंडस्ट्रीज को जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये इम्पैक्ट लंबे समय तक ये दिखाई देगा। हम और नहीं, एक आप तो तो ये गर्मी नहीं, सह भी लेंगे। ये भी है, साथ में एक इशू ये भी है कि जब हमको मालूम है कि बिजली का संकट हमेशा, जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, बिजली का संकट किसी न किसी वजह से रहता ही रहता है, कभी ये वो। तो आप सवाल ये है कि आप बाजारों को इस तरह से क्यों डेवलप कर रहे हैं, इतने शीशे मॉल क्यों लगा रहे हैं, घरों को आप डिजाइन इस तरह की सारी मल्टी स्टोरी क्यों, आप पूरी लाइफस्टाइल, पूरी बाजार, पूरा ऐसा तरीका बना रहे हैं कि बिजली के बिना काम ही ना हो, तो आप खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात जो सबसे गंभीर आपने कही शैलेंद्र जी, कि जो स्थापित क्षमता है उस कहीं ज्यादा है, उसके अनुपात में मांग अभी बहुत कम है, और हमारे बिजली घर बंद है, कहीं गैस की वजह से बंद है, कहीं कोयले की वजह से बंद है, और कहीं इन लोगों ने खुद बंद कर दिए हैं जो बिजली कंपनियों के मालिक है। एक सवाल ये भी उभरता है कि ये जो 3 याद होगा कि बिजली रिफॉर्म्स के नाम पर आप लोगों ने मेरे ख्याल से इसका विरोध भी किया था जब ये तोड़ा जा रहा था, कैलिफोर्निया के नकल करके, अमेरिकन नकल करके तोड़ा जा रहा था कि साहब जनरेटिंग कंपनी अलग होगी, ट्रांसमिशन अलग होगी, डिस्कॉम अलग होगी। तो आपस में इसीलिए तो भाई तब कोऑर्डिनेशन होता था, एक ही जिम्मेदार अथॉरिटी होती थी कि भाई वो पैसा इधर जाना, जनरेशन में जाना, ट्रांसमिशन में जाना या डिस्कॉम में जाना, वो सुनते थे। क्या आपको नहीं लगता कि अब पीछे मुड़ के देखने से कि ये फैसला गलत था, और ये जो तीनों काम है एक छतरी के नीचे होने चाहिए ताकि ये कोऑर्डिनेशन का अभाव ना हो? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, यह फैसला बिल्कुल गलत था, और यह किसी एक्ट में लिखा भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में लिखा है कारपोरेटाइजेशन करने के लिए, अनबंडलिंग करने के लिए नहीं लिखा है। पहली बार यह स्टैंड लिया केरल की गवर्नमेंट ने, अच्युतानंदन वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हमने कारपोरेटाइज कर दिया और उसका नाम कर दिया KSEB लिमिटेड, और जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ है वहाँ पर। केरल देश के उन प्रांतों में है जहाँ सबसे अच्छी बिजली व्यवस्था चलती है, क्योंकि सिचुएशन जैसे भी कैसी रही। मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, 243 करोड़ रुपए का भुगतान करना है विद्युत उत्पादन निगम को, उत्तर प्रदेश के कोल इंडिया को करना है। विद्युत उत्पादन निगम मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, और विद्युत उत्पादन निगम को 6000 करोड़ रुपए लेना है विद्युत वितरण कंपनियों से उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्पादन निगम उनको बिजली बेचता है। तो वो मुनाफा भी कमा रहा है, मुनाफे पर टैक्स भी दे रहा है, और उसको उसका ड्यू पैसा भी नहीं मिल रहा है, और वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहा, तो कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला भी नहीं। तो नहीं, लेकिन आप जो, हाँ, अनबंडलिंग जो हुई, अलग अलग किया गया, एक तो ये, लेकिन आपका ये कहना है कोऑर्डिनेशन नहीं। जो पावर मिनिस्टर है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, उसके अंडर तो तीनों होते हैं ना, उसके अंदर तो भाई बिजली, रामचंद्र जी, उत्तर प्रदेश में तो चेयरमैन ही एक है। वही मैं कह रहा हूँ, एक चेयरमैन आईजी, वो जनरेशन के भी चेयरमैन है, ट्रांसमिशन के भी चेयरमैन है, डिस्ट्रीब्यूशन के भी नहीं, और चेयरमैन के अलावा मंत्री भी एक ही होता है, दिल्ली में भी एक है, यहाँ भी होता है। तो ये मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, और साजिश कोई ना कोई ये आर्थिक वित्तीय है। मुझे तो लगता है कि ये जो विदेशी कोयला को घुसाने का सीधा सीधा, मुझे तो लगता है ये जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट की जा रही है कि विदेशी कोयले का आयात बढ़े। आपका क्या इस पे कहना है? मैं सहमत हूँ। एक मिनट और बता दूं आपको, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि एक और केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह साहब ये बयान दे रहे हैं कोयले का कोई संकट नहीं है। दूसरी ओर 12 अप्रैल को उन्होंने देश के सभी जनरेशन कंपनियों को, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की है चाहे निजी क्षेत्र की है, उनको एडवाइजरी दिया है, राइटिंग में भेजा एडवाइजरी, कि कोयले की कमी को देखते हुए 10% इम्पोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग करनी। तो दोनों में से एक ही बात तो सही होगी। अगर कोयले का संकट नहीं है तो ब्लेंडिंग की सलाह क्यों दी गई? और उत्तर प्रदेश में उसका टेंडर भी होने जा रहा था, अभी रेगुलेटरी कमीशन में विवाद उठ गया, उसकी वजह से रुका हुआ है। और 10% कोयले की ब्लेंडिंग करने पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 90 पैसे से 110 पैसे तक बिजली की लागत बढ़ जाएगी, और उस लागत का भुगतान कौन करेगा? कॉमन कंज्यूमर करेगा, और किसी को नहीं करना है, और इम्पोर्टेड कोल की खपत भी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं सीधे आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चीजें बहुत स्ट्रेट नहीं।
भवेश जी। देखिए जी, देखिए क्या है ना, कोयला, भारतीय कोयला के बारे में माना ये जाता है क्योंकि हमारी कोयला निकालने की जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसमें कोयला बहुत टूट जाता है और कहते हैं एश फैक्टर ज़्यादा है, और विदेशी कोयला जो आता है उससे एश फैक्टर मतलब उससे राख कम बनता है और उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये एक है। लेकिन इस तरह की बातें हम लोग पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। मैं तो पावर कवर करता था कभी, एनर्जी सेक्टर, आज मुझे लगता है कि 15 साल हो गए। 20 साल पहले एनरॉन इशू जो आया था उस समय ये सब बातें होती थी। तो भारत में भी कोयला निकालने की विधि को भी इम्प्रूव किया जा सकता था ताकि कम टूटे, कम हो, तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती थी। मैं घूम फिर के वही बात कहूँगा कि जो जो ये इन चीज़ों को मैनेज करने वाले लोग हैं, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, इसको बहुत ही लापरवाही से ले रहे हैं। और इसीलिए उसके बाद का जो सिस्टम है, मतलब ऑफिसर्स की बात करें हम, सेकेंड लेयर जो है, जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत रही है कि बिजली विभाग इतना फलदायी विभाग है कि वहाँ इतना ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जेल में भी रहा जा सकता है। रह रहे हैं ना, लंबे समय तक जेल में थे। तो ये चूंकि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है और पब्लिक को सर्विस करने का कहीं कोई सेंस नहीं है, इसीलिए ये दिक्कत है। आप देखिए क्या ये पानी, बिजली, सड़क, ये सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपको पावर चाहिए तो आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा, आपको पानी चाहिए तो आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपको अच्छी सड़क पर चलना है तो आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। हमें भारत को एक सामान्य देश के रूप में डेवलप करने के लिए विकास 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 बहुत चर्चा होती है, लेकिन जिस तरह का सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है ना, ये कुछ खास लोगों के लिए अभी भी देखिए क्या है, अभी भी बिजली की कटौती है, लेकिन शहरों के लोग अपेक्षाकृत गांवों के मुकाबले, भारत गांवों का देश है, लेकिन कटौती ज़्यादा कहाँ हो रही है, गांवों में। परेशानी कहाँ हो रही है, ज़्यादा गांवों में। जो इंडस्ट्री का जो काम रुक रहा है, जो प्रभावित हो रहा है, ये इम्पैक्ट जो आएगा, इसका असर कितना होगा, सब पे होगा। तो ये जो सिस्टम है, इस चीज़ को भाई कौन समझ रहा है? हम सीधे सीधे पॉलिटिक्स समझते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, किस तरह से ब्लफ करता है, किस तरह से जनता को चीट करता है, उसका एक नज़ीर है। अभी बिजली बिजली हल्ला हो रहा है, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, तमाम चैनलों पर भी चर्चा चल रही है, और ये 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सारा सिस्टम ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद वही करप्शन, वही सारी चीज़ें, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा बिजली निकालने की तरीके में, ना पावर के जो सिस्टम में कोई इवॉल्व किया जाएगा नई चीज़ें कि हमने ये समस्या से ये सबक लिया है और अब ये सिस्टम हम एक नया डेवलप करने जा रहे हैं। तो चूंकि शैलेंद्र जी, आपकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है इस सेक्टर में, आप इतने जानकार हैं, आपका मान सम्मान है। क्या सरकार ने आपसे कोई परामर्श किया कि भाई इसको कैसे संकट को आगे हल किया जाए? देखिए, जो विद्युत मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कार्यभार ग्रहण कीजिए, तो अभी परीक्षा के दौरे पर भी हैं, तो उनसे तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन जो प्रबंधन है यहाँ का, जो कर्मचारी संगठन बताते हैं, जो इंजीनियर बताते हैं, बहुत ही एरोगेंसी है। वो किसी से बात नहीं करते, ना वो किसी को विश्वास में लेके चलते हैं। बाकी किसी पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किस तरीके से चल रहा है। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा, एक यहाँ पर चेयरमैन थे संजय अग्रवाल, सीबीआई की जांच में ये कह दिया गया कि उनके सिग्नेचर जाली थे। अगर उनके सिग्नेचर जाली थे, मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, उनके सिग्नेचर जाली थे, तो उसके बाद वो 2 महीने तक चेयरमैन रहे, 740 करोड़ रुपए का भुगतान उनके सिग्नेचर पे हुआ। तो जाली सिग्नेचर से तो भुगतान किसको कर रहे थे? लेकिन फिर भी मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ। मेरा साफ शब्दों में कहना है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट को ब्यूरोक्रेसी के सहारे अगर छोड़ा जाएगा तो इसी प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट को टेक्निकल लोगों के द्वारा ही मैनेज किया जाना चाहिए, योग्य लोग हों, एक कमेटी के थ्रू चयनित हो गया, ईमानदार लोग। अब आप प्रधानमंत्री जी देखिए, इस देश में हर चीज का इलाज प्रधानमंत्री जी के पास है, और बिना उनके पत्ता हिलता नहीं, खास करके पॉलिसी डिसीजंस में। तो आप प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये नेशनल क्राइसिस है, केवल यूपी की क्राइसिस नहीं है। इस समय तो देखिए, इस समय तो एक तात्कालिक सलूशन की बात है। तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि कोई स्टीयरिंग कमेटी होनी चाहिए जो इमीडिएटली कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करे बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिससे ये क्राइसिस जो है इससे निकले। क्योंकि अगला आने वाला महीना जो कल से प्रारंभ हो रहा है, वह बिजली की दृष्टि से टफ टाइम होगा।
क्योंकि जो अनुमान है वो अनुमान है कि 2,15,000 से 2,20,000 मेगावाट तक बिजली की मांग जाएगी। और मानसून हर बार लेट आता है, तो मानसून लेट आएगा, इसलिए टफ टाइम है। तो इसलिए इमीडिएट मेजर तो यही है कि प्रधानमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए और बयानबाजी के बजाय कि मिनिस्टर ऑफ पावर को बयान दे, मिनिस्टर ऑफ सब लोग ये बयान दे रहे हैं कि सबको सरप्लस है। तो सरप्लस है तो जिसको मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँचे ना, आम आदमी को तो बिजली चाहिए। तो यही अपील है मेरी कि माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे हस्तक्षेप करें, तो निश्चित रूप से कोयला मिल सकता है। भवेश जी, एक चीज आखिर में आपसे पूछूंगा, टिप्पणी आपकी, कि क्या, जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, और शैलेंद्र जी ने भी कहा कि भाई टेक्नोक्रेट जिसका जो काम है उसके बजाय हर जगह कुछ चंद ब्यूरोक्रेट हावी हैं, यहाँ भी दिल्ली में भी, और बिजनेस लॉबीज बहुत हावी हैं हर चीज में, गैस हो, पेट्रोल हो, बहुत सारी चीजों में वही लोग, ऐसा माना जाता है कि निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये बिजली का जो संकट है वो भी इसीलिए है कि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस लॉबी बहुत हावी है सरकार पे, और सरकार स्वतंत्र रूप से जनहित के मुद्दों पर ठोस निर्णय नहीं ले पा रही? जैसे ये कैसे हिम्मत पड़ सकती है किसी कि जब बिजली का देश में इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस हो और बिजली कारखाने बंद कर दिए जाए, ब्लैकमेल करेंगे? बस यही है कि ये सही कह रहे हैं दुबे जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि ये ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स यानी कि जो स्पेशलिस्ट हैं, एनर्जी सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, वो अच्छी राय दे सकते हैं, बजाय इसके कि या फिर कोई तैयार हो। जैसे एक यहाँ एक पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे हैं जो पुलिस सर्विस में रहे हैं, लेकिन उनका एक एक्सपर्टीज हो गया था खेलकर, उनके नाम से कमेटी बनी पेट्रोलियम सेक्टर में। तो ऐसे एक्सपर्ट, या तो एक्सपर्टीज आप डेवलप करिए, आप आईएएस को एक्सपर्ट्स बनाइए जो पावर सेक्टर में एक्सपर्ट्स हों, जो समझते हो सारे प्रॉब्लम्स को, सारे टेक्निकलिटीज को, और वो उसको रन करें। अदरवाइज क्या आप ताश के पत्ते की तरह बाकी चीज़ों को जैसे फेंकते हैं वैसे फेंक देते हैं, और उनको कुछ भी मालूम नहीं आता, वो सीखते हैं और तब तक उनका विभाग बदल जाता है। तो या तो एक एक्सपर्ट ग्रुप हो जो एक अस्थाई हो, और उनके मदद से कोई नया ब्यूरोक्रेट आए और वो चलाए, या फिर आप ब्यूरोक्रेसी में इस तरह के स्पेशलाइजेशन को डेवलप करिए। और नहीं तो इसी तरह की समस्या होगी, इसी तरह की हम लोग बातचीत करते रहेंगे, और इन जो जो प्रोफेशनल लोगों का जो पीड़ा होती है कि भाई ये सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं, इस चीज़ों को हम पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन हमारी कोई सलाह ही नहीं मानी जा रही है, हमारी बात ही नहीं मानी जा रही है, पॉलिटिशियंस अपनी चला रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है चूँकि उनके संबंध उनके पॉलिटिकल लीडर से अच्छे हैं, इसलिए वही सब कुछ प्रभावी भूमिका में है, और वो अपनी मर्जी से हाँकता है सारी चीज़ों को। तो इसीलिए ये सारी समस्या होती है, और इसीलिए जनता भुगत रही है ये सब कुछ। आप भवेश जी टाल गए मेरा सवाल, क्या बिजनेस लॉबी हावी है इस सरकार पे फैसलों में? शैलेंद्र जी आप बोलेंगे कुछ? नहीं, मैं टाल नहीं रहा हूँ। देखिए, बिजनेस लॉबी बहुत पहले से हावी रही है, बिजनेस के अपने इंटरेस्ट होते हैं। और देखिए आप जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं, एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है और उससे जुड़ा हुआ, देखिए आप क्या है, आज की तारीख में अडानी भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। क्यों कूद पड़े हैं? क्योंकि उनका पावर सेंटर के साथ उनका अच्छा रिलेशन है। तो पावर, ये देखिए कॉरपोरेट्स तो हावी रहते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स को, उनको भी फायदा होना है और पब्लिक को भी हम सहायता करना है। तो ये सिस्टम कोई नया नहीं है, ये पावर बहुत पहले से हावी रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा जनरेट किया जा सकता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें लोगों तक चीज़ें पहुँचे। और ये इस वक्त ठीक है, बहुत हावी है। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में अडानी घुसे हुए हैं, उनकी एक्सपर्टीज हो कि नहीं हो एयरपोर्ट में, लेकिन सारे एयरपोर्ट उनके नाम होंगे। पेट्रोलियम में उनका एक्सपर्टीज हो कि नहीं हो, लेकिन उनको पता चला कि अप स्ट्रीम के और डाउन स्ट्रीम के तमाम पेट्रोलियम कंपनियां बना सकते हैं, डिफेंस में उनको ला सकते हैं। तो ये तो पावर, जिसका पावर के साथ अनाज खरीद भी वही कनेक्शन। करेंगे, अनाज खरीद भी वही करेंगे वही हाँ, लोग। तो चलिए, क्योंकि बहुत 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 धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका और भवेश जी आपका। और हम उम्मीद यही करेंगे कि भाई सरकार, ये इतना नेशनल क्राइसिस बनता जा रहा है बिजली का मामला, और पहले कहा जाता था कि साहब पॉलिसी पैरालिसिस है, कोई निर्णय नहीं होते हैं, तो अब तो ये काम करने वाली सरकार है। कम से कम इस तरह का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या इस तरह की गैर जिम्मेदारी, ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि भाई आप कोयला घर में 0% या 25% नहीं है, तो मैं तो इसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के बजाय ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस देश को इस तरह के
और समस्या से निजात मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं कि रोजगार पैदा हो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और अगर हम एक मैसेज रोज यही देंगे कि पावर क्राइसिस है, तो कौन आएगा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने और रोजगार को लिए उद्योग लगाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे तुरंत निर्णय करेगी, और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की लॉबी हो, चाहे बिजनेस लॉबी हो, ब्लैकमेलिंग किसी को अलाउ नहीं की जाएगी, या गैर जिम्मेदारी किसी की सही नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी और भवेश जी, नमस्कार। नमस्कार।